जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। साथियों, आज मैं फिर से आपके लिए लेके आऊं आरपीएफ का संभावित पेपर 7वां। ये पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज हम वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो रेलवे में बार बार पूछे जाते हैं और बार बार आएंगे आपके एग्जाम में। साथियों, आज की क्लास से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को हुबहू मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैंने इसमें एक्सपेक्टेड भी रखे हैं जो आने की बहुत ही संभावना है दोस्तों। ठीक है, आप लोग क्लास को पूरा अंत तक वॉच करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। अंत तक साथ देना मेरा दोस्तों, पूरा रिवीजन कराऊंगा। आपके जितना भी टॉपिक है दोस्तों वो सभी रिवीजन हो जाएंगे इसके अंदर। ठीक है साथियों, फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बिना समय गवाए ये लो पहला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूं। मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे जिनको आता है इस प्रश्न का जवाब। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141 से। चलो ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मूसी नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सिंधु नदी, कृष्णा नदी, महानदी या झेलम। कमेंट करके मुझे यह भी बताना मूसी नदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है। मेरे सभी वीरों से रिक्वेस्ट है, कमेंट जरूर करना कि मूसी नदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है। तो जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर आप लोग टिक कर रहे हैं कृष्णा नदी, उनका ये बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। मूसी नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है दोस्तों। तो इस प्रश्न का साथियों जवाब क्या होगा? कृष्णा नदी। अगर मैं आपसे ये पूछ लूं, आप लोग मुझे बताइए पंचगंगा किसकी सहायक नदी है। सभी बच्चे बताएंगे पंचगंगा किसकी सहायक नदी है। पंचगंगा। सभी स्टूडेंट्स का जवाब कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। बताइए दोस्तों पंचगंगा किसकी सहायक नदी है, आप लोगों को बताना है दोस्तों। और दूध गंगा किसकी सहायक नदी है। मेरे वीरों, दो क्वेश्चंस मैंने आपसे करे हैं, आप लोग मुझे इन दोनों क्वेश्चंस के जवाब कमेंट बॉक्स में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि मूसी नदी के तट पर कौन सा शहर है। चलो ये मैं बता देता हूं आपको, हैदराबाद दोस्तों। कौन सा है साथियों? हैदराबाद। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। पर आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, इन क्वेश्चन के जवाब जरूर टिक करना। पंचगंगा और दूध गंगा किस नदी के सहायक नदी है दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लिखता हूं दोस्तों, आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से रहे इसीलिए। क्वेश्चन 142, होयसल साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कल्याणी, देवगिरी, द्वार समुद्रम या मैसूर। मेरे सभी वीर बताएंगे क्या होगा इसका सही जवाब। होयसल साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? कल्याणी, देवगिरी, द्वार समुद्र और मैसूर। एक क्वेश्चन मैं आपसे जरूर करना चाहूंगा साथियों, आप लोग मुझे बताना ये मान्यखेत किस राजवंश की राजधानी है। मान्यखेत, मान्यखेत। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं साथियों, ये जरूर बताना कि जो मान्यखेत है ये किस राजवंश की राजधानी है। सभी स्टूडेंट्स जरूर बताना इस क्वेश्चन का जवाब। तो चलिए पहले तो हम इसका आंसर टिक कर लेते हैं। गुरुजी, इसका सही जवाब हो जाएगा द्वार समुद्रम। ये तो बता दिया कि होयसल साम्राज्य की राजधानी द्वार समुद्रम है। अगर मैं आपसे यहां पूछ लूं कि होयसल साम्राज्य के संस्थापक कौन है, कोई मुझे कमेंट करेगा? संस्थापक। सभी वीर कमेंट करना अगर आपको इसका जवाब आता है। नहीं आता तो मैं आपको बता देता हूं, ये जो होयसल साम्राज्य है इसके संस्थापक है नृपकाप द्वितीय। नाम थोड़ा अजीब सा अटपटाता है, अनसुना है, बहुत कम लोगों को ये नाम पता होगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का जवाब भी बहुत कम लोगों को होगा जो मैंने आपसे किया है, तो ध्यान रखना। नृपकाप द्वितीय। ठीक है साथियों, ध्यान रखना, बहुत कम लोगों को यह नाम पता होगा दोस्तों होयसल साम्राज्य के संस्थापक का। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूं, पर उससे पहले आप जरूर बताना कि मान्यखेत किसकी राजधानी है। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 143। मेरे सभी भी कमेंट करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर आप ही बताते रहते हो, हमें मौका ही नहीं देते हो। तो मैं आपके लिए मौका दे रहा हूं दोस्तों, क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप लोग कमेंट जरूर करना साथियों। आपकी ही डिमांड पर ये सारी चीजें हो ही जा रही हैं दोस्तों। ठीक है, निम्न में से किसने दीन पनाह नामक शहर की नींव तो रखी थी लेकिन वो उसे पूरा नहीं कर सका। वो कौन सा ऐसा बंदा बताइए? अकबर, जहांगीर, हुमायूं या बाबर। मेरे सभी वीर बताएंगे। बाबर के चारों युद्ध के नाम बताएंगे। बाबर के 4 प्रसिद्ध युद्ध हैं। बाबर के 4 प्रसिद्ध युद्ध हैं और मैं अपने सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं वो 4 युद्धों के नाम जरूर लिखना कमेंट बॉक्स में। लगना चाहिए कि हम आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, भले ही आप कांस्टेबल की तैयारी करो चाहे आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी करो, लगना चाहिए दोस्तों। 4 प्रसिद्ध युद्धों के नाम लिख दो जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में मेरे सभी वीरों। दीन पनाह नामक शहर की नींव तो रखी लेकिन उसको पूरा नहीं कर सका, तो वो नाम है हुमायूं।
हुमायूं दोस्तों, इसी ने अपनी एक दीनपना नामक की पुस्तकालय बनाई थी और वहीं से सीढ़ियों से गिरकर इसकी मौत हो गई थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर दोस्तों। किसने ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया है? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 144। मेरे सभी वीर बताएंगे, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है मेरा, ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब स्टार्टेड हुआ था? 1920 में, 1930 में, 31 में, 1928 में या 1946 में? मेरे सभी वीर बताएंगे दोस्तों। 1928 से आपको ये याद नहीं आ रहा कि यहां पर नेहरू रिपोर्ट आई थी दोस्तों? नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में, नेहरू रिपोर्ट। मेरे सभी वीर ध्यान रखना, एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है कि नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष में आई थी, तो ध्यान रखना मेरे वीरों 1928 में। असहयोग आंदोलन, तो ध्यान रखना साथियों, इसका सही जवाब 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ था। 1 अगस्त 1920 में ये स्टार्टेड हुआ था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में इसका प्रस्ताव लाया गया था? मेरे सभी वीर बताना कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में इसका प्रस्ताव लाया गया था। इसमें अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ था और अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार की वजह से दोस्तों लोगों ने हड़ताल करी थी, जिस वजह से दोस्तों चोराचारी कांड घटना हुई थी दोस्तों 4 फरवरी 1922 में। 4 फरवरी 1922 में चोराचारी कांड घटना। ठीक है साथियों, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर रखने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 145। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है दोस्तों कि न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, चाहे राष्ट्रपति की पूछ ले, चाहे प्रधानमंत्री की, चाहे उपराष्ट्रपति की, चाहे राज्यपाल, किसी की भी पूछ ले दोस्तों, आपको पता होनी चाहिए। यह टॉपिक का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है आपके एग्जाम के लिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष की होनी चाहिए? मेरे सभी भाई बहन बताएंगे 30 वर्ष, 35 वर्ष, 25 वर्ष और 21 वर्ष। मेरे सभी भाई बहन बताइए कि राज्यपाल की आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? राज्यपाल बनने के लिए, राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? मेरे भाई बहन राष्ट्रपति की आयु भी बताएंगे, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। इन दो क्वेश्चंस के जवाब आप लोग कमेंट करेंगे, सभी स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे। पहले तो आप लोग जो क्वेश्चन पूछा उसका जवाब दें। लोकसभा में संसद सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष की होनी चाहिए? तो जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर 25 वर्ष टिक कर रहे हैं, कौन कौन यहां पर 25 वर्ष टिक कर रहे हैं स्टूडेंट्स? जितने भी 25 वर्ष टिक कर रहे हैं उनका जवाब ये ठीक है। अब मैंने आपसे पूछा राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति, इनकी न्यूनतम आयु दोस्तों 35 वर्ष होती है दोस्तों। 35 वर्ष कितनी वर्ष साथियों? 35 वर्ष होती है। रट लेना दोस्तों, तीनों डिग्री साथ में ध्यान रखना, राज्यपाल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति तीनों की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए एटलीस्ट। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 146 आपकी स्क्रीन पर है। वर्ष 1969 में भारत के कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था से टॉपिक है, बहुत ही इंपोर्टेंट है। इंपोर्टेंट 15, 10, 14 और 8। अब यहां पर हर एक पॉइंट को नोटिस करना, जो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले आप लोग मुझे बताएं इस प्रश्न का जवाब। वर्ष 1969 में भारत के कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना दोस्तों, भारत के 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और डेट पूछ ले आपको तो ध्यान रखना, एग्जैक्ट डेट। अगर अभी तो आपको पता चल गया कि गुरुजी 1969, एग्जैक्ट डेट ध्यान रखना 19 जुलाई 1969। साथियों ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। अब साथियों और भी ध्यान रखना कि इस दिन 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था दोस्तों। उसके बाद दोस्तों 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था दोस्तों। 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 6 और बैंकों का, बड़ी बड़ी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, अतिरिक्त 6 और राष्ट्रीयकरण हुआ, नेशनलाइजेशन हुआ, ठीक है। तो वो डेट भी ध्यान रखना, 6 और बैंकों का, बड़े बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कब हुआ था? 15 अप्रैल 1980। मेरे वीरों ध्यान रखना, 15 अप्रैल 1980। 15 अप्रैल 1980 6 और बड़े बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। मैं आशा करता हूं कि आपको यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूं अगला। हर क्लास में, डेली क्लास में मैं आपको एक फुल फॉर्म वाला क्वेश्चन तो रख रहा हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे पता है एग्जाम में छपेगा। आप आरपीएफ
कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर के प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, हर शिफ्ट में एक तो क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फेरा, मतलब कि FERA, फेरा का पूर्ण रूप क्या है? फॉरेन एक्सपोर्ट रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फंड्स एक्सचेंज रिसोर्सेज एक्ट, फाइनेंस एंड एक्सपोर्ट रेगुलेशन एसोसिएशन। मेरे सभी वीर बताएंगे फेरा का पूर्ण रूप क्या है। तो जितने भी मेरे वीर यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, कितने स्टूडेंट ने बी ऑप्शन को लॉक किया है? जितने भी बी ऑप्शन लॉक कर रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है इन सभी स्टूडेंट्स का। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूं दोस्तों, ये इकोनॉमिक यानी अर्थशास्त्र से टॉपिक था, इकोनॉमी है ना। क्वेश्चन नंबर 148 ये आ गया आपके स्टैटिक्स जीके का, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी विहार कहां पर स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन लाने का मकसद मेरा ये है कि मैं आपको यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट इसी टॉपिक से क्वेश्चन करा सकूं। साथियों अगर आपको हर क्वेश्चन से उस टॉपिक के 3-3, 4-4 क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं तो इससे बेस्ट आपके लिए कुछ नहीं है साथियों, ठीक है। आपका पूरा रिवीजन होगा, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, अंत तक मेरा साथ दीजिए साथियों। आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना। क्लास अच्छी लगे तो मित्रों एक लाइक तो बनता है, इतनी मेहनत से कंटेंट बनाया जाता है आप लोगों के लिए, एक लाइक तो बनता है साथियों। सारी मेहनत आप लोगों के लिए दोस्तों, आप लोग अच्छे से पढ़िए, सिलेक्शन लीजिए, अपने माता पिताओं का नाम रोशन करिए साथियों। तो जितने भी मेरे वीर यहां पर महाराष्ट्र ट्रिक कर रहे हैं मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी विहार आपके महाराष्ट्र में स्थित है। अगर बात कर दे दोस्तों आंध्र प्रदेश की तो ध्यान रखना नेलापट्टू पक्षी विहार, नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य, नेलापट्टू पक्षी विहार, नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य, ठीक है। तो ये कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। नेलापट्टू पक्षी विहार यह आपके आंध्र प्रदेश देखने को मिलेगा। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य, नल सरोवर गुजरात में, नल सरोवर पक्षी विहार, ठीक है। तेलंगाना में मंजीरा पक्षी अभयारण्य, मंजीरा पक्षी विहार, मंजीरा पक्षी विहार। साथियों ध्यान रखना ये 4 क्वेश्चन मैं आशा करता हूं कि आपके कवर हुए होंगे इस क्लास में। आई होप कि आपको अच्छे से क्वेश्चन ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूं। हमारा अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा मौर्यकालीन शिलालेख वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है मित्रों। गिरनार, मस्की, कलसी और गंधार। साथियों मैं ये क्वेश्चन इसलिए लाया हूं कि यहां पर भी मैं आपके 4 कवर करा सकूं। आपको पता होना चाहिए कि गिरनार की लोकेशन कहां है। ये सारे अभिलेख ये सभी शिलालेख मौर्य काल के संबंधित हैं दोस्तों, और आपको पूछा इसमें से वो कौन सा शिलालेख है जो मौर्यकालीन वर्तमान भारत में नहीं है दोस्तों। वो है दोस्तों आपको एक ही दिख रहा हो, कंधार। आप सभी को पता होगा कंधार, इसकी लोकेशन नाम से ही पता चल जाता है दोस्तों। ये कहां की हो सकती है बताइए, बताइए दोस्तों, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। कंधार। अब मैं आपको थोड़ा बता देता हूं गिरनार। गिरनार के बारे में बताना स्टार्ट करूंगा तो सबसे पहले ध्यान रखें ये स्थित है जूनागढ़ गुजरात में। मेरे वीरों ध्यान रखना जूनागढ़ गुजरात, मैं लिख देता हूं आपके लिए, आपको पता होना चाहिए साथियों। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर ले उसकी लोकेशन वगैरह कुछ पता नहीं है, अगर वही क्वेश्चन घुमा के पूछ ले तो फिर तो आप फंस गए वहां पर ही। लेकिन आपको फंसना नहीं है, है ना। आपको मैं पूरी तरह से बता दूंगा, चाहे क्वेश्चन इधर से पूछे चाहे उधर से पूछे, आपको फोड़ना है क्वेश्चन को, ठीक है। तो ध्यान रखना रायचूर कर्नाटक, यहां पर लिख लो ये कहां पर है? रायचूर, रायचूर कर्नाटक। साथियों मैं कर्नाटक को KN लिख दे रहा हूं, आप लोग समझ जाइएगा, KN लिख रहा हूं, कर्नाटक को KN शॉर्ट फॉर्म में ना। कलसी, कलसी का ध्यान रखना दोस्तों देहरादून उत्तराखंड, कैपिटल है उत्तराखंड की देहरादून, देहरादून उत्तराखंड। उत्तराखंड को साथियों मैं UK लिख रहा हूं, UK लिख दिया मैंने उत्तराखंड को, ठीक है साथियों ध्यान रखना UK लिख दिया मैंने। मैं आशा करता हूं कि आपको यहां से 4 इंपोर्टेंट ये शिलालेख पता चले होंगे, इनकी लोकेशन पता चली होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 150, बहुत ही प्यारा सा। जागोई लोक नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है? आंध्र प्रदेश, ओडिशा, मणिपुर, असम। ये आपके स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, बताइए वीरों जागोई नृत्य किन राज्य का प्रसिद्ध है? मेरे सभी वीर कमेंट करके बताएंगे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, बिल्कुल आप लोग फटाफट से मणिपुर टिक कर लें, लोकटक झील मणिपुर टिक कर लेंगे। क्यों टिक करेंगे? क्योंकि हमें पता है गुरुजी यहाँ पर किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है जो एकदम तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर रखने जा रहा हूं, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन। मैंने साइंस के क्वेश्चंस भी आज एक्स्ट्रा इंक्लूड किए, और मैं बार बार बोलता हूं जो भी मैं साइंस के क्वेश्चन लगाता हूं
वो सारे के सारे आपके कांस्टेबल में या सब इंस्पेक्टर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। आप पेपर उठाकर मैच कर लीजिए अगर आपको यकीन ना हो। इनमें से कौन सा एक ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑक्जेलिक एसिड। आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है वो कौन सा है जिसमें ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। टमाटर, दूध, नींबू या चींटी का डंक। दोस्तों चींटी ऐसी है कि मात्रा छोटी लिख दी मैंने। बताइए इनमें से कौन सा एक ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है? मुझे तो एक ही दिख रहा है गुरुजी, उसका नाम है टमाटर। बिल्कुल ए विल बी द राइट आंसर। मेरे सभी वीरों ने ए ऑप्शन ही टिक किया होगा। उनको यह भी पता होना चाहिए कि दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो मेरे वीरों ध्यान रखना, लैक्टिक एसिड। एसिड ठीक है साथियों, एसिड यानी अम्ल कह लो, एसिड कह लो, बात एक ही है। इंग्लिश में एसिड, हिंदी में अम्ल। नींबू में बताइए, कोई बताएगा दोस्तों नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है? मेरे सभी वीर बताइए, ये तो इजी क्वेश्चन है, सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, इजी क्वेश्चन है, ये तो पता होना ही चाहिए दोस्तों। सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक अम्ल, अम्ल। अब इस बार अम्ल लिख देता हूं, ठीक है, हिंदी वालों के लिए अम्ल, अम्ल, ठीक है। चींटी का डंक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। फार्मिक एसिड, सभी को पता होना चाहिए, फार्मिक एसिड पाया जाता है, फार्मिक एसिड। चींटी के डंक में, चींटी जब डंक मारती है तो हमारे अंदर कौन सा एसिड आता है? फार्मिक एसिड। मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 152, बहुत ही प्यारा सा। भारतीय सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति, बहुत ही इंपॉर्टेंट, किसके साथ शुरू किया है? करंट अफेयर का क्वेश्चन बनेगा, इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है मेरे वीरों, ध्यान रखना। म्यांमार के साथ, नेपाल के साथ, श्रीलंका के साथ या मालदीव के साथ? मेरे सभी वीर बताएंगे। भारतीय सेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति किसके साथ शुरू किया है? तो बिल्कुल बिना हिचकिचाए, बिना हेजिटेशन के श्रीलंका टिक कर दो मित्रों, श्रीलंका छाप के आना एग्जाम में, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 153 आपके स्क्रीन पर है। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? न्यूनतम लिंगानुपात पूछा है दोस्तों, न्यूनतम, अधिकतम नहीं पूछा है, सर्वाधिक नहीं पूछा है। केरल, हरियाणा, बिहार या मिजोरम? मेरे सभी वीर कमेंट करेंगे। साथियों अगर आपको ये क्लास इंपॉर्टेंट लगती है तो मेरे एक बार इस क्लास को लाइक कर देंगे। मेरे सभी वीर जितने भी क्लास को लाइक कर रहे हैं और जितने भी क्लास को देख रहे हैं वो एक बार क्लास को शेयर कर दे अपने सभी मित्रों के साथ। उन स्टूडेंट तक तो जरूर पहुंचाना चाहती हूँ ये क्लास जो स्टूडेंट चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाए कम समय में दोस्तों, और उन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, तो ये क्लासेस उनके लिए पर्याप्त हैं। आप भी जानते हो कि मैंने आपके लिए आरपीएफ की कितनी 65 क्लासेस आरपीएफ की कवर कराई है और 45 आपके मॉडल पेपर कवर करा चुका हूं, ठीक है। इन जो 65 क्लासेस के अंदर आपको देखने को मिलेंगे कितने 1400 क्वेश्चंस, और इन 45 क्लासेस के अंदर आपको देखने को मिलेंगे 1000 क्वेश्चन। दोनों को मिला के टोटल हमारी मिक्सचर एंड एलिगेशन लगा के कितना हो रहा है 2400 क्वेश्चन दोस्तों। तो ध्यान रखना ये 2400 क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे हरियाणा टिक कर रहे हैं बहुत सारे वीर, बिल्कुल सही टिक करें। कितना है साथियों, किसी को पता है एग्जैक्ट? तो ध्यान रखना 879 है साथियों। कितना? 879। सर्वाधिक केरल का है दोस्तों, सर्वाधिक केरल का है, सर्वाधिक केरल का है। अब सर्वाधिक में दोस्तों कितना है दोस्तों? तो 1084। ध्यान रखना साथियों, सर्वाधिक केरल का है। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूं, क्वेश्चन 154। सामान्य जुकाम के उपचार के लिए दिए जाने वाले विटामिन का कौन सा विटामिन है? और मैं सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरे सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मुझे 2 क्वेश्चन बताएंगे। विटामिन ए का केमिकल नेम प्लस उससे होने वाली डिजीज बताएंगे। विटामिन बी का केमिकल नेम बताइए। विटामिन सी का केमिकल नेम मतलब कि रासायनिक नाम और उसकी डिजीज बताएंगे, उससे बीमारी होने वाली। और विटामिन डी का भी यही हाल है, बताइए। चलिए मैं आपको ही बता देता हूं, एक एक करना। विटामिन ए का नाम, ए का आप रासायनिक नाम ध्यान रखोगे, रेटिनॉल। एक आप इसमें से बताएंगे दोस्तों। विटामिन बी का रासायनिक नाम बताइए। मेरे सभी वीरों से रिक्वेस्ट है, विटामिन बी का रासायनिक नाम बताइए। इससे होने वाली बीमारी कौन सी है? रतौंधी, जिसको आप लोग नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। सी का आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, एस्कॉर्बिक एसिड। और इससे जो होने वाली बीमारी है उसका नाम है स्कर्वी रोग हो जाता ना, वही स्कर्वी। और विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है? रिकेट्स। माफी चाहता हूं दोस्तों,
मैंने आपको इसकी बीमारी बता दी है, इससे होने वाली बीमारी का नाम बता दिया। इसका केमिकल नाम कैल्सीफेरॉल है, माफी चाहता हूँ साथियों, इसका केमिकल नाम क्या, कैल्सीफेरॉल। और इससे होने वाली बीमारी कौन सी है, कैल्सीफेरॉल। और इससे होने वाली बीमारी रिकेट्स है, फेरॉल। इससे कौन सी बीमारी होती है मेरे वीरों, रिकेट्स। ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप लोग, साथ के साथ आप लोग याद भी कर लिया करो, याद कर लोगे तो फायदे में रहोगे, ठीक है। बी का रासायनिक नाम आपको कमेंट करना है, तो सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। विटामिन सी उपचार के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ही प्यारा सा स्टैटिक जीके का। बिल्ट कप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, का संबंध किस खेल से है, बैडमिंटन, फुटबॉल, बास्केटबॉल और हॉकी। मैं आप मेरे सभी भाई बहनों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कमेंट जरूर करना कि बैडमिंटन में कितने खिलाड़ी होते हैं, फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं। लगना चाहिए कि आरपीएफ की तैयारी करना है, कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए दोस्तों आपके आंसर से, कि पता होना चाहिए आज हम आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं डेली बेसिस पर दबाकर, ठीक है। भर दो कमेंट जल्दी से इन चारों के, कि बैडमिंटन में कितने खिलाड़ी, फुटबॉल में कितने खिलाड़ी, बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी, हॉकी में कितने खिलाड़ी। और यहीं से आपका सही जवाब फुटबॉल आता हुआ, फुटबॉल आपका जवाब बिल्कुल सही है। बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल कप का संबंध भी एग्जाम में पूछा जाता है, किससे है, बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल कप, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये भी आपको फुटबॉल में ही दिया जाता है। फीफा वर्ल्ड कप आप सभी को पता होना चाहिए, तो फीफा वर्ल्ड कप, इसको तो कोई गलत नहीं करेगा, फीफा वर्ल्ड कप। संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी आपको यहीं पर दी जाती है, फुटबॉल में ही, संतोष ट्रॉफी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपको ट्रॉफी और कप बता दिए जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक एक पॉइंट को नोटिस करना है इस क्वेश्चन में, करंट अफेयर के रूप में आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों, 2024 का ये, ठीक है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में कौन सा देश शामिल नहीं है, ये ध्यान देने वाली बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, इसको तो आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, एक एक पॉइंट को ध्यान से नोटिस करना है। इथोपिया, इथियोपिया, सऊदी अरब, संयुक्त अरब या भारत। मेरे सभी वीर बताएंगे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को में कौन सा देश शामिल नहीं है। साथियों ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ, ये 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ, 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ है दोस्तों, कौन सा, 15वां। तो यहां पर भारत इसका हिस्सा नहीं है साथियों, भारत इसका हिस्सा नहीं है, इसका हिस्सा 5 देश हैं। कितना हिस्से हैं दोस्तों, 5 देश इसके हिस्से में, 5 देश। 5 देशों में से 3 तो आपके सामने हैं, 3 आपके सामने हैं, कौन कौन से, इथोपिया, सऊदी अरब, संयुक्त अरब, प्लस, अब प्लस पॉइंट में ले लो, प्लस में ले लो ईरान, एक ईरान भी है इसके साथ में दोस्तों, ईरान। और बताइए, ईरान प्लस ईरान के साथ और कौन सा है, किसी को पता है, बताइए अगर किसी को पता हो तो। ईरान के साथ और कौन सा दोस्तों, मिस्र। ये 5 देश ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो अभी 15वां हुआ है उसमें ये शामिल हैं दोस्तों। इथियोपिया, रट लो, घोल कर पी लो, एग्जाम में पूछा जा सकता है। सऊदी अरब, संयुक्त अरब, ईरान और मिस्र, ये 5 देश दोस्तों आपको अच्छे से दिमाग में बैठाने हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन मैं आपके स्क्रीन पर रखने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 157। कोलंबिया का पठार किस देश में स्थित है, तुर्की, स्पेन, अमेरिका या मैक्सिको। मेरे सभी वीर बताएंगे। क्वेश्चन लाने का दोस्तों मेरा पर्पस ये नहीं होता है कि मैं आपको फटाफट से क्विज करा दूं सभी स्टूडेंट्स की तरह, सभी टीचर्स की तरह, लेकिन दोस्तों आपका मेरा फर्ज बनता है मैं आपको उन फैक्ट को भी बताऊं जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं पूरे कोशिश करूंगा दोस्तों आपको हर क्वेश्चन से हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने की, और भी जो एग्जाम में सीधे आपको देखने को मिल सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था क्लास डेली लीजिए, आपको बहुत सारे क्वेश्चन हूबहू एग्जाम में छपने को मिल जाएंगे दोस्तों, देख लेना आप लोग, विश्वास करो एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कोलंबिया की बात करें दोस्तों, अमेरिका टिक करेंगे गुरुजी, अमेरिका। गुरुजी अमेरिका की बात करें तो यहाँ पे अलास्का पठार, अलास्का का पठार, अलास्का, अलास्का, अलास्का पठार भी यहीं पर है दोस्तों। ग्रेट बेसिन पठार, ग्रेट बेसिन पठार भी यहीं पर है दोस्तों। एग्जाम में सीधा पूछा जाता है कि अलास्का का पठार कहां पर स्थित है, किस देश में, ग्रेट बेसिन पठार। तो आपको जवाब देना गुरुजी, हम टिक करेंगे अमेरिका। मैक्सिको में मैक्सिको का पठार स्थित है। तुर्की में एशिया माइनर, बहुत पूछा जाता है मित्रों, एशिया माइनर पठार, एशिया माइनर एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, एशिया माइनर पठार, एशिया माइनर पठार एग्जाम में बहुत पूछा जाता है दोस्तों। अलातूनिया का पठार मोस्ट इंपोर्टेंट है, अलातूनिया, अलातूनिया, अलातूनिया,
अलातूनिया पठार, अलातूनिया पठार। साथियों ध्यान रखना, एग्जाम में सीधे के सीधे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मेसेटा का पठार स्थित है स्पेन में, मेसेटा का पठार, मेसेटा पठार। मैं आशा करता हूं कि आपको यहां से अच्छे से समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूं, 158 क्वेश्चन नंबर, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। अटाकामा का मरुस्थल किस देश में स्थित है? ईरान, चिली, चीन, उत्तरी अमेरिका। मैं एक बार जल्दी से आपको इन चारों ही देश में कौन कौन से मरुस्थल स्थित हैं वो एक बार बता देता हूं। सबसे पहले ईरान। पहले तो हम इसका आंसर टिक करेंगे मित्रों, चिली देश टिक कर लो। पहले हम हर क्वेश्चन का आंसर टिक करा करेंगे, फिर मैं आपको थोड़ा बेसिक थ्योरी बताऊंगा जो एग्जाम में पूछी जाती है। अटाकामा पता चल गया आपको, चिली देश में स्थित है, ठीक है। चलिए ईरान की बात करें मित्रों तो दस्त ए काबिर मरुस्थल, क्या ध्यान रखेंगे मेरे वीरों, दस्त ए काबिर मरुस्थल दोस्तों, दस्त ए काबिर, दस्त ए काबिर, दस्त ए काबिर मरुस्थल, दस्त ए काबिर मरुस्थल मित्रों ध्यान रखना, दस्त ए काबिर मरुस्थल स्थित है, ठीक है। अगर हम बात करें साथियों चीन की, तो यहां पर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रट लो, फनी है, मजा आ जाएगा, मजे से याद कर लेना। टकला मकान, बहुत ही फनी है, टकला मकान, टकला मकान, टकले का मकान है भाई चीन में, ऐसे याद कर लो, टकला मकान, टकला मकान, ठीक है साथियों। ऐसे आप याद कर सकते हैं कि टकले का मकान कहां पे है? चीन में। टकले का मकान कहां है? चीन में। इतना याद कर लो, याद रहेगा आपको, क्योंकि फनी भी है और याद भी हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका, ग्रेट बेसिन, ध्यान रखना, ग्रेट बेसिन मरुस्थल कहां पर है? मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है, इसको अच्छे से दिमाग में बिठा के रखो दोस्तों। ग्रेट बेसिन मरुस्थल कहां पर है तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये चीन में स्थित है। ग्रेट बेसिन मरुस्थल। पढ़ें बिना समय गवाएं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 159, बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंस का क्वेश्चन है। निम्न में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि है दोस्तों? बताइए। लार ग्रंथि, वसा ग्रंथि, स्वेद ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि। मेरे सभी वीर बताएंगे निम्न में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि है? लार ग्रंथि, वसा ग्रंथि, स्वेद ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि। मेरे सभी वीर बताएं क्या होगा इसका सही जवाब। तो बिल्कुल पीयूष ग्रंथि, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या कहते हैं साथियों इसको इंग्लिश में? पिट्यूटरी ग्लैंड। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 160, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। हाल में ही एम.एस. स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार, रट लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा, से किसे सम्मानित किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में डालो भाई, इसको इंपॉर्टेंस थोड़ी दो, इसको इग्नोर मत करो। सुदर्शन पटनायक, अभिनव बिंद्रा, अनंत दर्शन शंकर, रोशनी नादर। मैं करंट अफेयर के क्वेश्चंस क्यों लेके आता हूं? क्योंकि आप सभी को पता होगा दोस्तों, बहुत सारे बच्चों की दिक्कत रहती है गुरुजी करंट अफेयर कैसे कवर करें साथियों। तो ध्यान रखना, आपको कवर करने के लिए मैं डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस इंक्लूड कर रहा हूं, इंपॉर्टेंट, ताकि आपको एग्जाम में हूबहू छपने को मिले दोस्तों, ठीक है। तो एक भी करंट अफेयर क्वेश्चंस को आपको मिस नहीं करना है, सभी अटेंड करने हैं। और प्लीज रिक्वेस्ट जरूर करना कि आपका स्कोर क्या रहा अंत तक अभी आपको साथ देना। अभी अंत हुआ नहीं दोस्तों, अभी अंत क्लास का 35 अभी तक क्लास बाकी है दोस्तों। सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अनंत दर्शन शंकर, बहुत ही इंपॉर्टेंट भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन 161, भटियाली निम्न में से किस राज्य का एक लोक संगीत है मित्रों? लोक संगीत की बात करी जा रही है। भटियाली निम्न में से किस राज्य का एक लोक संगीत है? पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक या केरल। बताइए दोस्तों, आप लोगों से मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा कि बंगाल का पहला नवाब कौन सा था? मेरे सभी वीर कमेंट करके बताना, मेरे सभी भाई बहन कमेंट करना कि बंगाल का पहला नवाब कौन था। अब बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं होगा तो वो फटाफट से टिक करेंगे, गुरुजी सिराजुद्दौला बंगाल का पहला नवाब था। गलत दोस्तों, मुर्शिद कुली खां इज द फर्स्ट गवर्नर, ठीक है, जनरल, मतलब कि बंगाल का नवाब, पहला नवाब कौन था? मुर्शिद कुली खां, ये आपको टिक करना है, सिराजुद्दौला नहीं है। तो बिल्कुल पश्चिम बंगाल की ये क्या है? लोक संगीत है मित्रों। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ मित्रों। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूं, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। संसद की दोनों सदनों की बैठक किसके संविधान से ली गई है?
पहले सबसे पहले हमने स्टार्टिंग करी थी ब्रिटेन के संविधान से, फिर मैंने आपको आयरलैंड का संविधान पढ़ा दिया, और कल हमने कनाडा का संविधान कंप्लीट किया, और आज हम करेंगे ऑस्ट्रेलिया का संविधान। साथियों ध्यान रखना, संसद के दोनों सदनों की बैठक किसके संविधान से ली है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। डेली क्लास में आपके जो भी संविधान के स्रोत, जो भी किसी से क्या संविधान हमने बोरो किया, वो संविधान का टॉपिक डेली कवर होगा आपका। हर एक टॉपिक क्लास के अंदर में हर एक इंपोर्टेंट टॉपिक लेके आऊंगा। आज हमने ऑस्ट्रेलिया का पढ़ लिया, कल हम किसी और का पढ़ लेंगे, ऐसे ये टॉपिक खत्म कर देंगे। पता चल गया आपको संसद के दोनों सदनों की बैठक किसके संविधान से ली। और आपको क्या पता रखना, देखो सबसे पहले समवर्ती सूची मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। समवर्ती सूची किसके संविधान से बोरो करी है? तो मित्रों ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। प्रियम्बल ऑफ लैंग्वेज मतलब कि प्रस्तावना की भाषा किसके संविधान से ली है साथियों? प्रियम्बल ऑफ लैंग्वेज, प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा किसके संविधान से ली है मित्रों? तो ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। साथियों ध्यान रखना, दो चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है तीन चीज। संसद के दोनों सदनों की बैठक ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तीनों को घोट कर पी जाओ, अभी याद होना चाहिए, अभी के अभी याद हो जाना चाहिए, रट लो। देखता हूं कौन बच्चा एक्टिव है। टकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? अभी बताया था टकला मकान, टकला का मकान कहां है? चीन में। ऐसे याद रखना आपको, अभी याद हो जाना चाहिए वो। देखो साथियों, जो भी आज की क्लास में क्वेश्चंस डिस्कस हो रहे हैं, उनसे रिलेटेड जो भी थ्योरी मैं आपको बता रहा हूं, क्लास को वापिस आप देखकर बिल्कुल अच्छे से रिवीजन कर लो, बेफिक्र रहिए। क्वेश्चन 163 आपकी स्क्रीन पर है। गंधार कला शैली किस देश की यूरोपीय कला से प्रभावित थी? बेल्जियम, यूनान, इटली या हंगरी? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। गंधार कला शैली किस देश की यूरोपीय कला से प्रभावित थी? तो बिल्कुल आप लोग क्या टिक करेंगे? यूनान, यूनान से संबंधित थी। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 164। मैंने कहा था कि कल मैं आपको मुद्रा वाले क्वेश्चन कराऊंगा। डेली क्लासेस में हम कैपिटल कवर कर चुके, ऑलमोस्ट 60% से 80% को कैपिटल्स कवर कर चुके हैं कंट्रीज की डेली क्लासेस में, ठीक है। इटली की अब हम मुद्रा की बातें करेंगे। इटली की मुद्रा निम्न में से क्या है? रुपया, यूरो, दिनार, पैसो? मेरे सभी वीर बताएंगे। और आज से दोस्तों कसम खा लो, जो भी मैं आज इसमें बताऊंगा वो आपको रट लेना है दोस्तों, अभी के अभी दिमाग में बैठ जाना चाहिए। तो पहले तो आप लोग यूरो टिक कर लेंगे। साथियों इटली की मुद्रा क्या है? इटली की करेंसी क्या है? यूरो है। यूरो इज द करेंसी ऑफ इटली। और कैपिटल, एक राजधानी पूछ ले साथियों तो इटली की राजधानी बता दो मेरे वीरों। राजधानी पूछ ले तो रोम, ध्यान रखना। इटली की राजधानी रोम किस नदी के तट पर है? मेरे सभी भाई बहन बताएंगे। मैं अपने सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग मुझे बताएं इटली की जो कैपिटल रोम है ना, वो किस नदी के तट पर स्थित है? मेरे सभी वीर बताएंगे। चलिए अब मैं जो बता रहा हूं वो ध्यान रखना। अब ये जो यूरो है ना, ये जो यूरो करेंसी है ना, ये किन किन कंट्रीज की करेंसी है वो आपको दिमाग बिठाना है, अभी के अभी लर्न हो जाना चाहिए। सबसे पहले आप लोग ध्यान रखें मेरे वीरों, जर्मनी। जर्मनी की मुद्रा भी कौन सी है दोस्तों? यूरो है दोस्तों, जर्मनी। और दूसरा नाम आप ध्यान रखेंगे फ्रांस। फ्रांस का जो लंदन शहर है वो किस नदी के तट पर है स्थित है? बताइए। पेरिस शहर। दो आपको पता चल गई, जर्मनी की भी मुद्रा यूरो है, फ्रांस की भी मुद्रा यूरो है, और स्पेन की मुद्रा भी यूरो है। स्पेन की मुद्रा भी यूरो है, स्पेन की मुद्रा भी यूरो है साथियों। और एक और ग्रीस देश की मुद्रा भी यूरो है। 5 देश आपको पता चल गया यूरो की कंडीशन में आते हो। कौन कौन से? एक तो इटली की मुद्रा यूरो है, जर्मनी की मुद्रा यूरो है, फ्रांस की मुद्रा यूरो है, स्पेन और ग्रीस की मुद्रा यूरो है। बस दोस्तों इतना दिमाग में बैठा लो, मजा आ जाएगा दोस्तों, दिल खुश हो जाएगा। इतना दिमाग में बैठा लो दोस्तों, एग्जाम में पूछी जाती है ये। अगला क्वेश्चन मैं आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूं, क्वेश्चन 165। निम्न में से चिकित्सा विज्ञान के जनक बताइए। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन भाई, मजा आ जाएगा। अरस्तु, विलियम हार्वे, आर्किमिडीज, हिप्पोक्रेट्स? बिल्कुल हिप्पोक्रेट्स टिक करेंगे दोस्तों, हिप्पोक्रेट्स। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। साथियों आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। क्लास कैसी लगी मेरे मित्रों कमेंट करके जरूर बताएं। अगर मजा आया ना, अगर कंटेंट में मजा आया, आज की क्लास में आपको मजा आया, आज की क्लास में अगर आपको सीखने को मिला, तो मेरे वीरों दिल से एक बार इस क्लास को लाइक कर दो। मेरे सभी वीर एक बार दिल से इस क्लास को लाइक कर देंगे भाई। और कमेंट, एक प्यारा सा कमेंट करना कि आपको क्लास कैसी लगी। और मेरे वीरों आप लोग मुझे बताइए कि आज की क्लास में आपने कितने क्वेश्चन सही किए, हाउ मच क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन आपने सही किए। मेरे सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है कमेंट जरूर करना कि आपने आज की क्लास में कितने क्वेश्चन फोड़े, कितने क्वेश्चंस का धुआं धुआं कर दिया आज, अपने तबाही मचा दी दोस्तों। अगर आप लोग
पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, क्लास को पहली बार देख रहे हैं, तो साथियों एक बार मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी क्लास लेके आऊं तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही भेजे। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ। फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिलेगी, कोई चार्ज नहीं है। ठीक है साथियों, क्लास का टाइम मेरे वीरों 8 PM रहता है। मैं डेली आपके लिए 8 PM पर क्लास लेके आता हूं और आप लोग उसमें तबाही मचा देते हैं। इससे मेरा दिल खुश हो जाता है दोस्तों, मजा आ जाता है। सभी स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ते रहना। ठीक है साथियों, कल हम इसी टाइम पर एक और नए धमाकेदार मॉडल पेपर के संभावित पेपर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।